यहां तक है ना, ये नहीं पता था कि गंगा कहां निकलती है, और इतनी कोशिश नहीं करी कि जाके यार हिमालय पे चढ़ के देख लो कहां से नदी निकल रही है। बोले जी ब्रह्मा जी कमंडल में आती है, ब्रह्मा जी कमंडल से शिव जी की जटाओं में आती है, फिर शिव जी ने जटा खोली, भगीरथ आगे आगे चल दिए, गंगा पीछे पीछे चल दी, गंगा ना हो कोई बकरी हो गई तो उसके पीछे पीछे चल दी। लेकिन चलो उस समय मान लें कि हम प्रारंभिक काल में थे, हमारे पास जानकारी नहीं थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन आज के समय में भी कोई इन बातों को माने, आज भी ये कोई माना कि गंगा शिव जी की जटाओं से निकल रही है और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण राहु और केतु की नाराजगी की वजह से आते हैं, या बारिश इंद्र कराता है, तो उनके लिए मूर्ख के अलावा और क्या शब्द कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसे मूर्खों का बहुमत देश में आज फिर से हो गया। कल्पना में तो इन्होंने समुद्र का मंथन भी कराया था, उसमें से चंद्रमा भी निकला, गाय भी निकली और पता नहीं क्या क्या वृक्ष भी निकले, अमृत भी निकला, सब निकले। इनकी कल्पनाओं में तो वहाँ शिव जी लेटे रहते हैं, वहाँ जो कहीं हिमालय के ऊपर कौन सा कैलाश पर्वत पे। मैंने कहा यार, एक दिन मैंने कहा क्षीर सागर में विष्णु लेटे रहते हैं शेषनाग की सैया पे। मैंने कहा यार, पूरी दुनिया के इतने सैटेलाइट पूरे आसमान में घूम रहे हैं, उसमें वो जगह जगह के फोटो खींच के भेजते रहते हैं, वीडियो भेजते रहते हैं। एक एक आप जो कहीं जाना हो, आपको जगह पता नहीं है, आप गूगल पे जगह डाल दो, वो लड़की साथ के साथ बताती रहती है कि इस रास्ते से निकल जाओ, इधर तो जाम लगा हुआ है, इधर से निकल जाओ। वो सैटेलाइट को ये तो बता के जाम लगा हुआ है, वो ये भी बता देते हैं कि सड़क खुद रही है, इधर से निकल जाओ बच के। लेकिन आज तक कहीं उसमें जो है कैलाश पर्वत पर ना तो उस सैटेलाइट को शिवजी महाराज दिखाई दिए और ना शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु दिखाई दिए। और मैंने कहा भैया, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली यार, सबके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, मोबाइल फोन है। अरे यार, कहीं उसके पास भी होता तो कोई अपना नंबर तो देता, हमें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देता, हम अपना दुख दर्द तो बता देते। जापान वाले ये रिसर्च कर रहे हैं कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग कैसे किया जाए। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन अगर अलग करने की विधि वो काफी हद तक उन्हें सफलता मिल गई है। जिस दिन वो पानी में ऑक्सीजन से अलग हाइड्रोजन कर लेंगे, उस दिन पानी से गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी, उस हाइड्रोजन की ऊर्जा में परिवर्तित करके हाइड्रोजन को, और ये डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका में मेडिकल साइंस में रिसर्च चल रही है और शायद बन गया है आर्टिफिशियल ब्लड। उन्होंने नकली खून बना लिया है, अगर खून की जरूरत पड़े और खून ना मिल पाया तो नकली खून से भी आदमी का जीवन बच जाएगा। उसका अभी प्रयोग तो हो गए, लेकिन वो बाजार में नहीं आया। नकली हार्ट बना लिया है, चाइना ने नकली चांद बना लिया रात को रोशनी करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम मंदिरों को और मस्जिदों को खुदवा खुदवा के शिवलिंग ढूंढ रहे हैं कि कहां कहां शिवलिंग है, कहां कहां हनुमान जी की मूर्ति है, कहां कहां देवता मिलेंगे। तो ये हमारे ठप दिमाग हैं। जब मनुष्य को ज्ञान नहीं था, मनुष्य के पास जानकारी नहीं थी कि रात और दिन कैसे होते हैं, बारिश कैसे होती है, भूकंप कैसे आते हैं, ओले कैसे पड़ते हैं, तो उसने कल्पना कर ली कि बारिश कैसे होती है। जी कि इंद्र देवता है, इंद्र देवता आदेश देता है बादलों को, जाओ बारिश करके आओ। बारिश ना हो तो क्या करें, बोले इंद्र देवता को खुश करने के लिए यज्ञ करो, उसकी पूजा करो, उसे चढ़ावा चढ़ाओ। रात दिन कैसे होते हैं, वो लोग बोले निमि देवता है, पलक बंद कर लेता, रात हो जाती है, पलक खोल देता, दिन हो जाती है। भूकंप कैसे आता है कि धरती जो गाय के सींगों पर रखी हुई है, जब एक सींग दुखना लगता है तो गौ माता दूसरे सींग पर बदल लेती है, भूकंप आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पड़ते हैं, मतलब काल्पनिक। कि इस बात का हमें एहसास है जो आप कह रही हैं, और हम इस मिशन में हैं कि इन लोगों के दिमाग की गलतफहमी दूर की जाए और इन्हें बताया जाए कि तुम्हारी असली लड़ाई किससे है और तुम अपने ही लोगों से लड़ रहे हो। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के माध्यम से 6000 जातियों में बटे इस समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था। 6000 को 4 जगह तो वो कर गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। मान्यवर काशीराम जी ने प्रयास किया कि इन 3 वर्गों को एक जगह लाया जाए बहुजन समाज के रूप में, और यह प्रयास जिस दिन सफल हो जाएगा, जिस दिन इनके दिमाग की गंदगी दूर हो जाएगी और ये बात समझ लेंगे कि हमारे सबके हित जुड़े हुए हैं,
हम एक वर्ग से आते हैं, हमारे साथ एक जैसा अन्याय हुआ है, एक ही तरह के अत्याचार हुए हैं, और हम सब एक वर्ग हित को समझ के वर्ग संघर्ष के रूप में जात छोड़ के जमात में बदल जाएं तो ये समस्या हल हो जाए। अब जहां तक सवाल है आज के हमारे विषय का, हिंसा मुक्त भारत, मैंने जब ये कार्यक्रम के लिए मेरा समय तय हुआ था तो मैं शाम के समय टीवी पर डिबेट होती है, पार्टी की ओर से हमें बैठना पड़ता है। मैंने आज के लिए 2 चैनलों को मना किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। 5 बजे का टाइम मैंने सोच कर शुरू दे दिया था कि 3 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 4:30 तक फ्री होकर मैं उसमें पहुंच जाऊंगा, लेकिन थोड़ा देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 5 बजे का समय एक चैनल पर दे दिया था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कबीर साहब ने एक बात कही थी कि सब कहते हैं कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जो हमारा विषय है हिंसा मुक्त भारत, इसमें मैं अपने अनुभव की बात कहना चाहता हूं, किताबों की बात नहीं। मैं मानता हूं कि ये हिंसा, ये अन्याय, ये नफरत, ये वर्ग विभाजन, इसकी एक ही वजह है, ठप दिमाग। मेरे शब्द को आप समझने की कोशिश करना, ठप दिमाग। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग ठप हो चुके हैं, जिनके दिमाग सदियों पहले रुके हुए हैं, उनके दिमाग विकसित ही नहीं हुए। दुनिया बहुत बदल चुकी, दुनिया में नई नई रिसर्च हो गई, दुनिया में नए नए आंदोलन चल गए, लेकिन उनके दिमाग अभी वहीं ठहरे हुए हैं। मनुष्य जाति का अगर हम इतिहास पढ़ें तो प्रारंभिक काल में मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था। मनुष्य भी पशु की तरह बिना कपड़ों के रहता था, बिना घरों के रहता था, बिना समाज के रहता था, बिना परिवार के रहता था। प्राचीन काल की अगर हम सब वो इतिहास पढ़ें या कहानियां पढ़ें तो भेड़िया और आदमी आमने सामने आ गए। अगर भेड़िया का दाव लग गया तो उसने आदमी को मार के खा लिया, और आदमी का दाव लग गया तो उसने भेड़िया को मार के खा लिया। हमारा हजारों साल का समय इस तरह गुजरा है। फिर धीरे धीरे मनुष्य का दिमाग विकसित होना शुरू हुआ, मनुष्य ने समाज बनाना शुरू किया, मनुष्य ने खेती करनी शुरू की, मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, बस्तियां बनानी शुरू की, और धीरे धीरे सामाजिक संबंध स्थापित हुए। तो दुनिया भर में राज्य के लिए और अधिकारों के लिए हिंसा होती थी, हथियारों से लड़ा जाता था। उस समय के जो भी हथियार थे, कभी पत्थरों से और पेड़ों की टहनियों से लड़ा जाता था, कभी फिर तलवारों से, तीरों से लड़ा जाने लगा, फिर बंदूकें आ गई, फिर बम आ गए। लेकिन इस बीच में मनुष्य का दिमाग थोड़ा विकसित हुआ और मनुष्य ने सोचा कि हम क्यों लड़ते हैं, इन चीजों के लिए हम कोई नियम भी बना सकते हैं, कोई कायदे बना सकते हैं, कोई सिस्टम बना सकते हैं। तो धीरे धीरे जो समाज सभ्य हो गए और जो मनुष्य सभ्य हो गए, उन्होंने हिंसा का सहारा लेना बंद कर दिया और ताकत से फैसले ना करके दिमाग से और विचार से फैसले होने लगे। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा, जिनके दिमाग ठप हैं, जो अभी विकसित ही नहीं हो पाए, वो आज भी हिंसा से, ताकत से और हथियारों से फैसले करना चाहते हैं। लड़ाई की वजह और हिंसा की वजह यह है, इन लोगों के दिमाग विकसित करने पड़ेंगे। और आज दुर्भाग्य की बात यह है, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, कि इस देश में आज जो मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम क्या है? हमारे यहाँ 3 संस्थाएं हैं जिनसे लोकतंत्र चलता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, इन्हीं के साथ मीडिया, जो हमारे मीडिया बंधु बैठे हैं। इन चारों जगह ठप दिमाग लोगों को बहुमत हो गया है, विधायिका में भी, कार्यपालिका में भी, न्यायपालिका में भी और मीडिया में भी। ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी बातें सुन के आप टीवी चैनल खोलो, एंकर की भाषा आप सुनो,